अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चैंपियन का फैसला। व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए के मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 229 रन का हदफ भारतीय टीम ने 37वें ओवर में हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने नाकाबिले शिकस्त 101 रन की बाजी भी खेली। मोहम्मद शामी ने 5 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पेविलियन की राह भी दिखा दी। इस सब को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर सर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, हम आपसे बातचीत तो करते रहेंगे, हम आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे, बट पहले हम अपने व्यूअर्स को वो कुछ अहम झलकियां दिखा देते हैं आज बांग्लादेश और भारत के दरमियान में मैच हुआ। आए देखते हैं। जी सर, हमने झलकियां तो देख ली, मैच की तरफ आते हैं। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बैट फर्स्ट करने की गए थे। हमने बैटिंग उनका ऑर्डर देखा, बैटिंग ऑर्डर तो शुरू में ही क्रम्बल कर गया, मतलब फ़ौरन हमने देखा 35 for 5 बहुत जल्द ही हो गया था। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, हम जैसे सुबह प्री मैच में डिस्कशन कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद आप जो फैसला करते हैं उसके बाद उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज बांग्लादेश के कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनका जो प्लान था कि वो पहले 10 ओवर में कोई विकेट लूज़ नहीं करेंगे, वहीं उनके साथ प्रॉब्लम हुआ और 5 विकेट्स उनके 8 कुछ ओवर्स में उनके 5 विकेट्स 35 रन पे गिर गए। जब 5 विकेट्स आपके पहले 10 ओवर्स में गिर जाएँ तो फिर रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो पार्टनरशिप हुई हृदय की और जाकिर अली की, उसमें हुआ ये कि क्योंकि उनको रियर गार्ड एक्शन भी करना था और थोड़ा डिफेंसिव भी रहना था, क्योंकि अगर वो 1-2 गिर जाते, जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया के फील्डर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऑलमोस्ट हैट्रिक हो जाती है अगर वो कैच कर लेते रोहित शर्मा, तो ये टीम शायद 100 या 125 में ही आउट हो जाती। लेकिन क्योंकि वो जो लैप्सेस हुए जिसमें एक स्टंपिंग मिस हुई, जिसकी वजह से इनको मौके मिले और ये लेकर चले गए अपने स्कोर को 228, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिकवरी थी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जिसको कहना चाहिए कि मुश्किल हदफ वो तो नज़र नहीं आया। अगर ये राउंड अबाउट 250-260 जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, अगर वहाँ ले जाते तो देखें उन्होंने भी कोई इतनी जल्दी रन्स नहीं किए। इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप भी जो है ना, वो सिर्फ 2 या 3 ओवर पहले इस हदफ को पूरा कर सकी। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इंडिया ने ऑलराउंड एबिलिटी दिखाई, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। शामी आई थिंक आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने 5 आउट किए एक ऐसी पिच पे जो कि स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी। बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो जो स्पिनर्स के जो बॉलिंग का जो अगर आप उसका करेंगे तो किसी ने भी 4 या 5 रन से ज़्यादा की एवरेज नहीं दी, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन विकेट्स जो हैं वो फास्ट बॉलर ले गए। इसी तरह फिर जब बांग्लादेश की बैटिंग आई तो उस वक्त तक तो जब इंडिया की बैटिंग आई तो बांग्लादेश की बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नज़र नहीं आई। स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, रोहित शर्मा ने ऊपर से अच्छा स्टार्ट देने के बाद शुभमन गिल ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने आसानी के साथ कि हम देखें तो खाली उन्होंने ही मतलब आके पॉइंट्स डाले। उनकी और जाकिर अली की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप थी 100 की। हृदय ने 100 किए, फिर जाकिर अली ने 68 किए, तंजीद हसन 25, लेकिन उससे ज़्यादा तो और कोई कर ही नहीं रहा था। और मोहम्मद शामी की हम देखें तो क्या ब्यूटीफुल, उन्होंने 5 विकेट्स और उन्होंने सिर्फ 53 रन को वो कंसाइड किए। हर्षित राणा देखें, हर्षित राणा की भी 3 विकेट्स थी, अक्षर पटेल की भी 2 थी। तो ये था पूरा हाल फर्स्ट इनिंग्स का। और उसके बाद आप देखें साथ साथ अगर जब आप उस पर आते हैं, जब जो रिस्पांस है उसमें भी आप शुभमन गिल के 101 नॉट आउट, केएल राहुल फिर 41 नॉट आउट, रोहित शर्मा 41, और जो थे बांग्लादेशी बॉलर्स थे उन्होंने भी अपनी थोड़ी सी फाइट दिखाई, उन्होंने अपनी इंटेंट ज़रूर शो की। रिशाद हुसैन थे, तस्कीन अहमद थे, मुस्तफिजुर रहमान थे, 2 ली, रिशाद ने वो विकेट्स ली, तस्कीन अहमद ने 1 ली, मुस्तफिजुर रहमान ने 1 ली। तो सर मुझे बताएं कि आपका क्या कहना है कि मिस्टेक्स क्या मेन हम पॉइंट आउट कर सकते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान का ये मैच है, क्योंकि हम उनकी मिस्टेक्स हम अभी पकड़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि अच्छा उनकी वीकनेसेस क्या हैं जिनको हम टारगेट करें। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बांग्लादेश की जो बैटिंग के जो टॉप ऑर्डर में जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे रन्स करने के लिए, वो उनके 3 ऐसे खिलाड़ी थे जो 0 पे आउट हुए। एक तो अगर उन्होंने अपने आप को आगे जाके इम्प्रूव करना है तो उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसको डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर मैं बॉलिंग की तरफ आता हूँ, देखें इंडिया तो ऑल आउट कर गई बांग्लादेश की टीम को 50 ओवर के अंदर। वेयर एज अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश की जो बॉलिंग है
उसने स्ट्रगल किया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स। अगर सिर्फ 4 विकेट्स उनके गिरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया की जो बैटर्स हैं वो अपने हदफ तक पहुंच गए, लेकिन इंडिया की बॉलिंग में, जो बांग्लादेश की बॉलिंग में मुझे वो पेनिट्रेशन नज़र नहीं आई इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स, क्योंकि आप इस स्कोर को सिर्फ उसी वक्त डिफेंड कर सकते थे जब इंडिया के बैट्समैन को आउट करते, जो वो नहीं कर सके। इसीलिए पार्टनरशिप्स डेवलप होती चली गई। शुरू में तो छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई, लेकिन बाद में जब शुभमन गिल और राहुल आए तो उन्होंने तो बड़ी आसानी के साथ उस हदफ को पूरा किया। जो एक और फ़र्क मुझे नज़र आया कि इंडिया के पास बड़ा बैलेंस अटैक था, 3 फास्ट बॉलर थे, 3 स्पिनर थे, वेयर एज बांग्लादेश के पास 3 फास्ट बॉलर थे और 2 स्पिनर्स थे। अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स ने उनकी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट्स नहीं हासिल किए, रन्स भी उन्होंने इतने ज़्यादा कंसीड नहीं किए। रिशाद ने, और अगर हम उसकी बात करें जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वेरएज तीनों अगर आपको देखेंगे सिवाय तस्कीन अहमद के, जिन्होंने बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग की, बाकी दोनों मुस्तफिजुर रहमान जो है उनके बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए, जिसकी वजह से जो है जो बांग्लादेश एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारा स्कोर 228 के करीब चला गया है, हम अगर विकेट्स ले लेते तो जीत जाते। सो वो वाला इनको अगले मैचेस में देखना पड़ेगा। इंडिया के लिए भी मेरे अपने नज़दीक में समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत देखना पड़ेगा कि इंडिया की टीम जो है ना, उसमें पूरा ऑलराउंड कैपेबिलिटी मुझे नज़र आती है। पाकिस्तान को बहुत आउटस्टैंडिंगली खेलना पड़ेगा टू बीट इंडिया। अच्छा सर, तौहीद रिजवी की आप इनिंग्स को कैसे देखते हैं? बिकॉज वो एक शाइनिंग स्टार आज साबित हुआ है बांग्लादेश के लिए कि उन्होंने एक सेंचुरी बनाई आके, और जो उनके बॉल्स थे वो 118 थे, उनका स्ट्राइक रेट था 84.74 के स्ट्राइक रेट से वो आके खेले, और ही इज़ द ओनली पर्सन जो कि बांग्लादेश की तरफ से आज स्कोर्स उन्होंने आके अच्छे डाले स्कोर बोर्ड के ऊपर, और वो 220 जैसे आपने ही बात की कि 228 तक भी पहुंचे, वरना वो उससे पहले ही सारे ऑल आउट हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो एक्चुअली इनको जो चांसेस मिले उसको उन्होंने कैपिटलाइज किया। देखिए क्रिकेट में होता यही है कि जब एज ए बैटर आप खेल रहे होते हैं, आपके 1-2 अगर कैच छूट जाएं या दूसरी टीम की जो बॉलिंग है वो आप डेवलप हो जाए तो उसका आप फ़ायदा उठाते हैं, जो आज रिजवी ने उठाया। मैं रिजवी को देख रहा हूँ कि वो बड़ी अच्छा इमर्ज कर रहे हैं एज ए टॉप ऑर्डर बैटर फॉर बांग्लादेश। तो ये एक अच्छा साइन है बांग्लादेश के लिए कि उनके पास कुछ ऐसे बैटर आते हुए मिडिल ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं जो नीचे आके टीम को संभाल सकते हैं, जैसे कि आज इन्होंने संभाला। और इसी तरह जाकिर अली जो हैं, अगर आप देखें वो भी अच्छा खेले, इन्होंने विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले रिजवी ने, और आखिर में आगे आपको ये भी देखने को मिला कि इनकी फिटनेस के भी इश्यूज़ हुए, इनको क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, लेकिन विकेट के चारों तरफ इन्होंने स्ट्रोक खेले हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी इन्होंने शॉट्स मारे हैं, और ये जो 100 रन्स करना जो था, आई थिंक वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था अंडर टफ कंडीशंस। आपको किसी भी प्लेयर को ना पहचानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको देखें कि अगर उसको टफ कंडीशन मिले वहाँ से वो कैसे निकलता है। तो आज जो है उसने बहुत ही अच्छा खेला। उसके साथ साथ उनके साथ जो है आप देखें जाकिर अली ने भी दिया, जिसने भी विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। ये हैं ही बड़े जारहाना अंदाज में खेलते हैं, लेकिन क्योंकि आज इनका रोल डिफरेंट था, इनको स्लो डाउन भी करना था अपने आप को, और बॉलर्स को हावी भी नहीं होने देना था। लेकिन जब आखिरी स्टेजेस पे आ गए, जब इन्होंने फील किया कि हमें ज़रा ओपन अप होना चाहिए, हमें 270 की तरफ जाना चाहिए, तो वहाँ जब ये लस्टेटिंग करने गए तो वहाँ इनकी जो है विकेट्स गिरी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी विद इन 10 ओवर्स 5 आउट हो चुके थे। बाकी 5 विकेट्स जो हैं वो कम से कम 48 ओवर्स या 49 ओवर्स तक तो अपनी टीम को लेकर गए। अच्छा सर, कमिंग टू मोहम्मद शामी, आज उन्होंने 5 विकेटें लीं, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बुमराह की कमी को भी पूरा किया, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बुमराह को हमें सब फील कर रहे थे कि मिस करेगी इंडिया, क्योंकि बुमराह जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे हैं। इस वक्त मैं कहता हूँ दुनिया में नंबर 1 फास्ट बॉलर को अगर कहा जाएगा तो वो बुमराह है, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, और शामी भी तकरीबन उसी अंदाज में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उनका लाइन ऑफ अटैक विद इन द स्टम्प्स होता है, और जहाँ कोई बैट्समैन चूक जाता है, गलती करता है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर हम अपने ऑडियंस को मोहम्मद शामी के ऊपर हमने एक पैकेज तैयार किया, वो भी दिखाते हैं कि उन्होंने आज कैसे विकेट्स ली थी, बिकॉज उनकी जितनी भी विकेट्स थी दे वर एक्चुअली क्वाइट ब्यूटीफुल। तो पहले तो देख लेते हैं सर, जैसे कि अभी हमने दिखाया मोहम्मद शामी की विकेट्स, तो इसके ऊपर आप क्या कहना है? जब आप देख रहे थे तो आपके क्या उस वक्त कमेंट्स थे?
देखिए शामी का हमेशा से मैं यही फील करता हूँ, जब भी मैंने उसको देखा बॉलिंग करते हुए, इसकी जो लाइन ऑफ अटैक है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। बैट्समैन को हर हाल में इसको खेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वेवर्ड नहीं है। ये ऑफ स्टंप की लाइन को मेंटेन करते हैं, वहीं से गेंद की थोड़ी सी इन स्विंग भी होती है, आउट स्विंग भी होती है। अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो उसके लिए गेंद ये जब आउट स्विंग करते हैं उनके लिए इन स्विंग बनती है, वहाँ उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे सोमिया सरकार आउट हुए, वो उसको ड्राइव खेलने गए, वो समझे कि गेंद सीधी होगी, गेंद थोड़ा सा मूव करके अंदर की तरफ आई। तो ये जो रोल था बुमराह का वो काफ़ी हद तक मैं फील करता हूँ कि शामी ने प्ले किया। और क्योंकि इनके सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में ही हैं, इनको कहीं भी मूव नहीं करना पड़ेगा, कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से ये पहचान भी गए होंगे, इनको पिचेस का आइडिया भी हो गया है। थोड़ा सा जो एक मुझे भी इशू नज़र आता है वो ये है कि ये ऑफ लेट दुबई में बड़ी क्रिकेट हुई है, क्योंकि वहाँ T20 के कॉम्पिटिशन्स हुए और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हुए, तो ये पिचेस बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड हैं। सो इसलिए ये स्लो और लो ही रहेंगी, थोड़ा सा स्पिन होगी। तो इसलिए जो भी टीमें जो वहाँ जाके खेलेंगी, स्पेशली अब जब पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच अपना खेलने जा रही है, सो उसको ये सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रखना होगा। ठीक है सर, बात कर लेते हैं अब इंडियन बैटिंग की और शुभमन गिल की। क्या ब्यूटीफुल बैटिंग थी, और ये भी देखा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब पार्टनरशिप उन्होंने ओपनिंग की तो रोहित शर्मा ने सारा अपने ऊपर प्रेशर ले लिया एंड ही लेट शुभमन गिल प्ले। देखिए उसका रीज़न ये होता है कि जो भी सीनियर प्लेयर होता है ना, वो कोशिश ये करता है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। और जो रोहित शर्मा है बीइंग अ कैप्टन, उनको अपनी और उनका खेल का अंदाज यही है, क्योंकि वो जो फर्स्ट 10 ओवर्स में जो सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं, उसका एडवांटेज वो T20 क्रिकेट में भी लेते हैं और वनडे में भी लेते हैं। यही वजह थी कि आज हमने इम्प्रोवाइजेशन देखी जब रोहित शर्मा खेल रहे थे, कि उन्होंने कोशिश की कि वो सर्कल के ऊपर से खेलेंगे। उनको पता था कि पीछे फील्डर तो है ही नहीं और ना ही वहाँ भेज सकते हैं। इर्रिस्पेक्टिव जितने मर्जी शॉट वो ऊपर से मार देते, फील्डर वो 2 जो बाहर होने वो बाहर ही रहने थे, उससे ज़्यादा बाहर भेज नहीं सकते थे। तो उसका एडवांटेज बहुत अच्छा उठाया। गो कि उसकी इनिंग को अगर आप समझें तो कोई इतनी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ जिस तरह शुभमन गिल ने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई, वो मैं समझता हूँ कि उनकी जो बैटिंग थी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ही। जी सर, ये हमने शुभमन गिल का पैकेज देखा साथ साथ, और हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। सर हारून रशीद, जहाँ पर हम शुभमन गिल को सराह रहे हैं और रोहित शर्मा को सराह रहे हैं, वहाँ पर मेरा ये सवाल भी बनता है कि हमने आज विराट कोहली को भी खेलते हुए देखा एंड ओनली 22 रन्स ऑन 38 बॉल्स, स्ट्राइक रेट उनका 57 का था। क्या कहेंगे, क्या उनकी फॉर्म नहीं ठीक, उनकी फिटनेस नहीं ठीक, क्या हो रहा है? क्योंकि विराट कोहली को हम देख रहे हैं कि लेजेंड हैं वो, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे। देखिए, एक तो मैं ये फील करता हूँ कि इस वक्त विराट कोहली की और बाबर आजम की तकरीबन एक ही सिचुएशन है। आपने क्या कंपैरिजन कर दिए विराट कोहली और बाबर आजम? जी बिल्कुल, इसलिए कि जिस तरह बाबर आजम ट्रोल हो रहे हैं, इसी तरीके से विराट कोहली इंडिया में हो रहे हैं। सर बट विराट कोहली ने अपने बहुत साल इंडियन क्रिकेट को दे दिए, बाबर आजम तो अभी भी हमारे यंगस्टर हैं, स्टार हैं, उनका कंपैरिजन तो कोई बनता नहीं अगर एज देखी जाए तो। लेकिन जो इमरजेंस बाबर की हुई है और जिस तरीके से नंबर 1 रैंकिंग में वो आए और जिस तरीके से वो खेलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन दोनों की बहुत बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम की, और इंडिया के लिए कोहली की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी कभी आपकी फॉर्म हर्ट होती है, ये दुनिया के हर टॉप स्पोर्ट्समैन के साथ होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो। तो कोहली के ऊपर भी ये आए, उसने 2-3 दफ़ा रिकवर किया, वापस आके उसने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। और देखिए जो ये प्लेयर्स होते हैं ना, बाबर आजम टाइप या कोहली टाइप, ये ओकेजन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाबर को मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपने शेल में चले गए हुए हैं, लेकिन कोहली जो है ना, जो भी इंपॉर्टेंट फिक्स है, फॉर इंस्टेंस यू नेवर नो कि पाकिस्तान के खिलाफ आप देखेंगे कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं खेलेगा। सो जहाँ मैटर करता है, और दूसरा इसलिए भी थोड़ा सा कोहली और बाबर तो नहीं बचे हुए, लेकिन कोहली बचे हुए हैं कि इंडिया की टीम कामयाबियाँ हासिल कर रही है।
द मोमेंट इंडिया अगर वो हारेंगे स्टार्ट कोई मैच। लूजिंग, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि जी आपकी वजह से हारे, आपने परफॉर्मेंस नहीं की। लेकिन उनके जो इर्द गिर्द के जो उनके साथी हैं, उनकी इमरजेंस बहुत अच्छी हो रही है। शुभमन गिल की इमरजेंस देख लें, श्रेयस अय्यर की आप परफॉर्मेंस देखें, इस तरह और जो दूसरे यंग लड़के आ रहे हैं, इनके जो लड़के बाहर भी बैठे हुए हैं वो उतने ही अच्छे हैं जितने ये 11 खेल रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर रही है जो यंग जनरेशन आ रही है इंडिया की क्रिकेट की। वेयर एज पाकिस्तान में अभी भी हम बाबर पे ही रिलाय कर रहे हैं, अभी भी हम रिजवान पे ही रिलाय कर रहे हैं, अभी भी हम सलमान अली आगा पे ही रिलाय कर रहे हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके टॉप प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे उनका सहारा बनते यंगस्टर्स आ रहे होते हैं। सर 23 को बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और दुबई में ही होगा। पिच कंडीशंस भी अब हमने देख ली, इंडिया को खेलते भी देख लिया। क्या लेसन्स लर्न करने चाहिए पाकिस्तान को, कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपनी? देखिए, पाकिस्तान तो लेसन लर्न कर ही नहीं सकता, इसलिए कि सर ऐसे ना कहें, क्योंकि अगला मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। उसका रीज़न दे रहा हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में स्पिनर्स नहीं डाले। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में स्पिनर्स नहीं डाले। जब ये रोस्टर बना था, जब ये पता लग गया था कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही, वो दुबई में खेलेगी, तो लाहवाला ज़हन में आना चाहिए था कि वहाँ स्पिनर्स जो हैं वो कारगर साबित होंगे। तो आपको कम से कम एक आध जेन्युइन स्पिनर तो डालना चाहिए था। देखिए, इंडिया के पास तीनों स्पिनर जेन्युइन थे। अक्सर पटेल भी बॉलिंग करता है, उसको इनको खेलना पड़ेगा। जडेजा उनका जो है वो बॉलिंग करता है, इसी तरह कुलदीप यादव जो है बॉलिंग कर रहे हैं। मैं नहीं फील करता कि इंडिया अपनी टीम में प्लेइंग 11 में कोई चेंज करेगा, बट पाकिस्तान चेंज तो करेगा ही, क्योंकि उनका फ़खर जमान अनफिट हो गए। उनकी जगह ओपनिंग बैट्समैन ही आएगा ना। लेकिन जो आपके पास स्पिनर हैं 3, उसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, और वो भी फिंगर स्पिनर है। फिंगर स्पिनर को इतना टर्न नहीं मिलता है, जो कि जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो तो अपनी बस फिंगर्स को रोल करके कैरम बॉल कर दिया, ये कर दिया, उसको इतना ह्यूज टर्न नहीं मिलता पिच से। वेयर एज जो फिंगर स्पिनर्स हैं, जब वो उसको रोल करते हैं जोर, तो गेंद स्पिन होता है। अगर आप देखें, जो हैट्रिक बॉल था, अच्छा खासा स्पिन हुआ और एज लेके बड़ा आसान कैच था जो रोहित शर्मा ने छोड़ दिया। अब आपके पास ऐसा कोई अटैकिंग बॉलर नहीं है। हाँ, अगर खुशदिल शाह, क्योंकि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्पिन तो नहीं करते, अगर उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया उनके ऊपर, तो मुझे नज़र आता है कि वो कुछ काम कर लेंगे। सो पाकिस्तान वुड स्टिल रिलाई ऑन द फास्ट बॉलिंग। सो इसलिए इस पिच के ऊपर, क्योंकि ये इनकरेजिंग साइन है कि शमी आउट कर गए और वो राना आउट कर गए वहाँ से। सो ये एक वो लेके जा सकते हैं कि जी ठीक है, हम उन्हें पेस बॉलिंग के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के ऊपर अटैक करेंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे वीक अटैक लगता है पाकिस्तान का, लेकिन स्टिल वो क्योंकि जज्बे का मैच होगा, वो उसमें जज्बात इन्वॉल्व होंगे। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो पूरी जान लगा देंगे इस मैच को जीतने के लिए, और ये ज़रूरी भी है। अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया तो उनको कोई चांस ही नहीं है आगे, उनके लिए तो चैम्पियंस वो ट्रॉफी ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा चार्ज अप होंगे। पीछे जो भी हो गया उसको भूल जाएं। हम सबकी तवज्जो अब यही होनी चाहिए कि जो भी खेलें उसको बैक करें, एक दूसरे को बैक करें, फील्डिंग में शार्प हों, अपने बॉलर्स को हेल्प करें। क्योंकि यहाँ देखें, और चांसेस आप इंडिया ने दिए, बांग्लादेश 228 कर गया। 35 पे 5 आउट करने के बाद आपने उनको 228 करा दिए, जो कि अच्छा शगुन नहीं है। तो इसी तरह पाकिस्तान को बड़ा अलर्ट रहना होगा इन टर्म्स ऑफ जब वो फील्डिंग कर रहे हैं और जब बॉलिंग कर रहे हैं, ताकि फील्डर्स सपोर्ट करें अपनी बॉलिंग को। क्योंकि इंडिया के जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, अगर आपने उनको मौके दे दिए तो, और हमेशा से मैंने देखा है कि रोहित शर्मा जो है ना, अर्ली जब वो खेल रहे होते हैं तो इन स्विंगिंग बॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीक हैं। सो शाहीन शाह उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, इन द पास्ट मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत अच्छी इन स्विंग करके और रोहित शर्मा को आउट कर लिया करते थे, और उसको कोहली को भी आउट कर लिया करते थे। सो आई विश कि पाकिस्तान जब बॉलिंग करे इंडिया के खिलाफ और अर्ली विकेट्स इनको अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में 2 से 3 विकेट मिल जाती हैं, तो देन अगेन पाकिस्तान उनके ऊपर हावी हो सकता है। फिर पाकिस्तान को उनके जो बॉलर्स हैं, जो बैटर्स हैं, उनको खेलना पड़ेगा। उनके पास भी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंडिया की साइड तो वेल बैलेंस्ड है, बट अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। सर हारून, हमने इंडिया को तो देख लिया आज, ठीक है। अब माय नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज़, फ़खर जमान आउट हो चुके हैं, इमामुल हक जा रहे हैं दुबई टू ओपन फॉर पाकिस्तान। इमामुल हक तो आपके एक ओपनर हो गए, दूसरे ओपनर आपके जहन में एज बीइंग द एक्स चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन ओपन करे कि इंडिया को एक अच्छा टारगेट हम दे सकें? देखिए, एक तो मैं फील करता हूं कि पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए, कोई सच कोई इशू नहीं है। वैसे अभी तक दब चुका है या नहीं? आप कोई रिपोर्ट? मुझे एज सच तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे वो लग रहा है इमामुल हक डेफिनेटली अगर आते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन, वो खेलना चाहिए उनको। वो और बाबर आजम ओपन करें, जो मुझे लगता है, क्योंकि बाबर आजम ने अगर कम से कम अपनी फॉर्म तो दिखाई है ना। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा कंज्यूम किए, लेकिन ही इज़ प्लेइंग वेल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप ये समझती हैं, मैं अगर सोचता हूँ कि अगर हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें, तो मैं एक ऐसा चांस लूँ कि अननोन फैक्टर को ले आऊँ। उस्मान खान आपके पास बैठे हुए हैं नीचे, ठीक है, उस्मान खान को आप ओपन भेज दें। उनको ना इंडियन ने देखा हुआ अभी तक बॉलिंग बैटिंग करते हुए, और वो एग्रेसिव बैट्समैन है। अगर वो फर्स्ट 10 ओवर्स में आपको एक ब्रिस्क स्टार्ट दे के चले जाते हैं, तो बाबर एट नंबर 3, रिजवान एट नंबर 4 एट सलमान एट नंबर 5 उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। यू ड्रॉप तैयब ताहिर, वो उसको कहें उस्मान को ओपन करवाएं विद इमामुल हक। नंबर 3 पे आए बाबर आजम, 4 पे रिजवान, 5 पे आपके सलमान अली आगा, और उसके बाद आपके पास खुशदिल शाह है, और उसके बाद आपके पास जो सर इमामुल हक एंकर करें या तो वो हार्ड हिटिंग पे आए? देखिए, फर्स्ट 10 ओवर्स में तो आपको ये देखना ही नहीं है, आपने विकेट्स इन हैंड रखते हुए एटलीस्ट 4 to 5 रन एन ओवर तो रन्स करने हैं। और जब आप वो आपके कन्वेंशनल वे में भी हो सकते हैं। देखिए, रोहित शर्मा ने आज कोशिश की कि उसने ओवर दी हेड्स मारने की कोशिश की, और वो कामयाब भी हुए। इमामुल हक भी ये रोल प्ले कर सकते हैं। बाबर अपना अगर ओपन करते हैं, जो मेरे ख्याल है करेंगे भी, अगर तो इन्होंने अगर ये सोच लिया कि सऊद शकील को ओपन कर दें, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादती होगी। सऊद शकील ना करवाएं उसको ऊपर, क्योंकि वो नीचे आप अगर उसको 6 नंबर पे भी ले जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। 7 नंबर पे आपको खुशदिल शाह हैं, बाकी आपके पास स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर हैं। सो ये एक मुझे अटैक नज़र आता है। एक और थिंकिंग ये भी हो सकती है, जो मैं समझता हूँ कि शायद ये होगी नहीं। आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं ना, देखिए हर बॉलर 50 से 60 रन कंज्यूम कर रहा है। आप फ़हीम अशरफ को एक फास्ट बॉलर की जगह खिला दें, आपकी बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और फास्ट बॉलर एक आपको मिल जाएगा। ठीक सर, कल एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मेरे अपने नज़दीक गुड मैच, बड़ा कीनली कॉन्टेस्टेड मैच होगा। साउथ अफ्रीका के मुझे लगता है चांसेस ज़्यादा नजर आते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, कल एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम कराची में अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान, और उसको प्री मैच में हम डिस्कस करने के लिए आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कल। तब तक के लिए इजाज़त देंगे और देखते रहिए नियो न्यूज़।